हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, यानी कि किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। और इसी टॉपिक के अंदर अपने पास एक टर्म आई थी थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी किसी भी रिएक्शन की या किसी भी रिएक्टेंट की क्या होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टडी कर चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कॉन्स्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। यानी कि अब हमें पता होना चाहिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे। क्लियर है? यानी कि किसी भी रिएक्शन का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रेट है उस रिएक्शन का वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और रेट कांस्टेंट किसको शो करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को शो करता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ही, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। और ये कब होता है? यानी कि रेट कांस्टेंट किसके बराबर होगा? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। कब? जब सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? यूनिटी। उस टाइम उस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही क्या कहलाएगा? रेट कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ और करके रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? यानी कि सेम मीनिंग है यहाँ पर रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन का, क्योंकि रेट कांस्टेंट किसको शो करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को शो करता है। अगर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, लार्ज है, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है? फास्ट रिएक्शन। उस रिएक्शन का रेट क्या है? फास्ट है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट चीज ये स्टडी करेंगे। सेकंड थिंग, वो जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इन टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो क्यों होगी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है? और पढ़ना चाहेंगे। और लास्ट चीज, हमें यह पता होना चाहिए कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी कि क्या इक्वेशन बनेगी, जिसको हम बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन। तो इन तीन चीजों के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? अब मैंने जब आपको ये स्टार्ट करवाई थी तो उस टाइम सबसे पहले क्या बताया था? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। और फिर मैंने आपको एक टॉपिक लिखवाया था फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि वो सब फैक्टर लिखवाए थे जो रिएक्शन के रेट को क्या करेंगे? इफेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो वहां पर मैंने एक आपको पॉइंट लिखवाया था टेम्परेचर, एक फैक्टर लिखवाया था टेम्परेचर। और वहां पर मैंने बताया था कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं तो वहां पर उसका रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? ये चीज क्लियर है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये हम यहां पर लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जनरली जब हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। यानी कि जनरली जब हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो उसका रेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्लियर? यानी कि यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर? अब यहां पर एक वर्ड आता है, एक टर्म आती है टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को क्या करती है? शो करती है, रिलेट करती है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। तो यहां पर आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। अब ये क्या होता है? ये रेशियो होता है किसका? रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। यानी कि अपने पास कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मैंने मेजर किया कितने टेम्परेचर पे? किसी भी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है? उसका रेट कांस्टेंट आ गया। फिर मैंने उसी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया और उस टाइम पे उस टेम्परेचर के ऊपर मैंने रेट कांस्टेंट मेजर किया।
तो रेट कांस्टेंट आ गया। इन दोनों रेट कांस्टेंट डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जो रेट कांस्टेंट होगा किसी भी एक रिएक्शन के लिए, उनका जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, उस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ये बताती है हमें कि उस रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का कितना इफेक्ट हुआ है। और जनरली इसकी वैल्यू, इस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 होती है। यानी किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जनरली 2 से ज्यादा और 3 से क्या होती है, कम होती है। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर फर्स्ट थिंग हमारी क्लियर हो चुकी है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। क्लियर है? और कितना इंक्रीज होता है जनरली, जब हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। एन जो है ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर जब टेम्परेचर मैंने 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया तो रेट कांस्टेंट कितना हो गया, डबल हो गया जनरली। यानी किसको शो कर रहा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू को, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है, एन ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3, यानी 2 से 3 के बीच में उसकी वैल्यू लाई करती है। तो इससे शो होता है कि रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन जनरली क्या होता है, डबल होता है जब हम टेम्परेचर कितना इंक्रीज करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं। क्लियर हो गया? अब जो सेकंड चीज आती है वो क्या आती है अपने पास, सेकंड थिंग जो है अपने पास कि ये जो रेट जो है इंक्रीज हो रहा है, ये चीज क्लियर हो चुकी है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये इंक्रीज क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है, इसको स्टडी करना है। क्लियर है? यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, ये चीज क्लियर है, ये मैं बता चुका हूं। बट ये इंक्रीज क्यों होता है, इसको स्टडी करते हैं। तो यहां पर एक टर्म आती है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, एक जस्ट ग्राफ है किस किस के बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहां पर काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्राफ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस ग्राफ को अच्छे से समझना, इसको फिल करना, तभी ये समझ में आएगा। जब आपकी कंसंट्रेशन 100% यहाँ पर होगी तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। क्लियर है? अब समझना इस ग्राफ को। मेरे पास कोई रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? अब इस रिएक्शन के लिए मैंने 2 टेम्परेचर लिए, T डिग्री सेल्सियस और दूसरा लिया मैंने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एक टेम्परेचर लिया मैंने T डिग्री सेल्सियस और दूसरा लिया मैंने T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब इस रिएक्शन के लिए मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ करूंगा, किसके बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो इस टेम्परेचर के लिए जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ ग्राफ ऐसा आया। क्लियर है? फिर मैंने इसी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज कर दिया, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस से। और फिर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ की वैल्यू देखी यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो ग्राफ कैसा आया, कुछ इस टाइप का ग्राफ आया। क्लियर है? यानी कि ये जो ग्राफ है इस रिएक्शन के लिए किस टेम्परेचर पे है, T डिग्री सेल्सियस पे, और ये जो ग्राफ है ये किस पे है, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यहां पर लिख देता हूं मैं इसको, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये वाला ग्राफ, और ये T डिग्री सेल्सियस के ऊपर। क्लियर है? अब इस ग्राफ को समझना, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल चीज है। यानी कि हमने एक्सपेरिमेंट किया तब वहां पर जो वैल्यू आई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया तो इस टाइप का ग्राफ आया। क्लियर है? अब यहां पर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो सभी को पता है कि जो अपने पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। बट यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, इसको समझना। मान लिया मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इस एनर्जी के बराबर है, वो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? यानी कि यहां पर ये वाला पॉइंट, इस ग्राफ के लिए ये वाला पॉइंट, इस ग्राफ के लिए ये वाला पॉइंट शो कर रहा है कि इतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी टोटल में से इतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब यहां पर इससे पहले एक चीज और क्लियर होनी चाहिए आपको कि हमने पढ़ा था कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते।
वही कोलिजन इफेक्टिव होते हैं जिनके अंदर रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होती है, इक्वल होती है या ज्यादा होती है। यानी कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा, तभी वो इस एनर्जी वैल्यू को क्रॉस करेंगे और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज और क्लियर होनी चाहिए आपको कि सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की किसी एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, मैं क्या कह रहा हूं, सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। क्लियर है? तभी ये ग्राफ ऐसा है। यानी इसका मतलब क्या है, यहां पर काइनेटिक टेम्परेचर क्या है, फिक्स टेम्परेचर फिक्स है T डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए T + 10 डिग्री सेल्सियस। बट जो काइनेटिक एनर्जी है, किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, किसी की इतनी है, किसी की इतनी है, किसी की। तो यहां पर ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये शो कर रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इसके बराबर है, कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इसके बराबर है, कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इस एनर्जी के बराबर है। क्लियर चीज हो गई है? ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी किसी पर्टिकुलर एनर्जी के बराबर है। क्लियर है? इसीलिए यहां पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी डिफरेंट है। क्लियर है? यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स y एक्सिस के अलोंग और x एक्सिस के अलोंग काइनेटिक एनर्जी, उनकी एनर्जी कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी एनर्जी के बराबर है। क्लियर है? ये चीज क्लियर होगी। अब फर्स्ट ग्राफ के लिए देखो, यानी फर्स्ट टेम्परेचर के लिए जो ग्राफ आया था इस रिएक्शन के लिए, वो ये वाला ग्राफ है। अब यहां पर ये क्या है, इस ग्राफ का पीक है। क्या है? पीक है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर इस ग्राफ का जो पीक है, इसके ऊपर जो एनर्जी है ये कहलाती है, इस एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ये जो एनर्जी है इस ग्राफ के लिए टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस के ऊपर इस रिएक्शन के लिए जो ग्राफ आया है, इस ये जो एनर्जी है क्या कहलाएगी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी है ये मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास है। यहां पर क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पर क्या है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स है क्योंकि इस साइड क्या इंक्रीज हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है? यही तो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स y एक्सिस के अलोंग। तो यहां पर जो ये पॉइंट है ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है। यानी इतने मॉलिक्यूल्स के पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी है, इस एनर्जी के बराबर। तो इसलिए इस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास होती है। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी। अब इसके बाद अगर हम सेकंड ग्राफ के लिए देखें तो इसके लिए मान लिया ये पीक है, टेम्परेचर T + 10 डिग्री सेल्सियस के लिए जो ग्राफ का पीक है वो ये है। तो इसके लिए जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगी वो ये वाली है। क्लियर है? तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, ये समझ में आ गया। यानी कि वो एनर्जी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर है? और मैंने बात पहले ही बता चुका आपको कि एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर सभी मॉलिक्यूल, सभी काइनेटिक, सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं होती। क्लियर है? तो जो एनर्जी मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास होगी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के पास, वो क्या कहलाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब देखो, मान लिया मेरे पास इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, अब मैंने आपको बताया था किसी भी रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी एक लेवल फिक्स होता है, यानी कि उस एनर्जी लेवल से ऊपर अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी तभी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो मान लिया मैंने इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो इतनी है, जिसको मैंने डिनोट कर दिया S, यानी कि यहां इस एनर्जी लेवल के बराबर, ये क्या काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पर जो एनर्जी है किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है इस रिएक्शन के लिए। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास किसी मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल इस साइड एग्जिस्ट करता है तो उनकी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर इस साइड जितने भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं इस एनर्जी लेवल से इस साइड, राइट साइड, तो वो सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये किसको शो कर रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि इस रिएक्शन के लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है वो क्या है, A। क्लियर है? अब मैं ग्राफ फर्स्ट के लिए, यानी कि जो टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, इसको लेके जाता हूं, कहां पर कट करता है, ग्राफ फर्स्ट यहां पर कट कर रहा है। क्लियर है? जहां पर ये कट कर रहा है इसको मान लिया मैंने इस पॉइंट को B, और यहां पर मान लिया ये वाला पॉइंट। क्लियर है? यहां पर जो कट कर रहा है इसको मान लिया मैंने C, और इसको क्या मान लिया, D। क्लियर है? A B C D, यानी कि जो फर्स्ट
टेम्परेचर T के ऊपर जो एरिया आ रहा है वो क्या है, ABCD। अब समझना ये एरिया किसको शो कर रहा है, यानी इतने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है वो किससे ज्यादा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है। यानी कि इतने एरिया के अंदर जो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ये चीज क्लियर है। मैंने क्या बताया आपको, ये जो एनर्जी लेवल है ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। इससे पीछे वाले यानी कि इससे लेफ्ट साइड जितने भी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, और राइट साइड जितने भी मॉलिक्यूल है वो सभी किसके अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ग्राफ फर्स्ट के लिए टेम्परेचर T के ऊपर जो ग्राफ था उसके लिए जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आए वो कितना है, ABCD, यानी कि इस एरिया के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखते हैं टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना वॉल्यूम आएगा, यहां पर कितना एरिया आएगा देखते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, क्योंकि रिएक्शन क्या है, फिक्स है। बट ग्राफ T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस के लिए ये एनर्जी ये कहां पर क्रॉस करेगी, यहां पर, तो ये वाला, और यहां पर, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया, मान लिया मैंने E, और इसको F और इसको G। तो इसके लिए जो ग्राफ आया, एक्स्ट्रा ग्राफ आया, कितना आया, ये वाला ग्राफ आया। अब इसको समझना अच्छे से। अब यहां पर जो टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस के लिए, ये ग्राफ किसके लिए था, T डिग्री सेल्सियस के लिए, बट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस के लिए जो ग्राफ आया है वो कितना आया है, AEFG, ये होगा ग्राफ। अब कौन सा ग्राफ ज्यादा है, टेम्परेचर जो 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है उसके लिए ग्राफ जो है, एरिया जो है वो क्या है, ज्यादा है, यानी कि ये टोटल एरिया है। और जो T डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो एरिया था वो क्या था, ABCD वाला, ये वाला एरिया था, ये वाला। और जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो जो एरिया है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वो कितना इंक्रीज हो गया, ये वाला एरिया। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए। कौन से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या है, ज्यादा है। यानी कि जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है उनकी वैल्यू क्या हो गई, उनके नंबर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। उनके नंबर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अगर नंबर इंक्रीज हो गए इसका मतलब क्या है, कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन भी क्या हो गए, ज्यादा हो गए। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यहां से क्या क्लियर होता है कि जो टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। वहां पर कोई एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रही, वहां पर जस्ट क्या हो रहा है, इफेक्टिव कोलिजन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज। क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन अगर इंक्रीज होंगे तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जितने ज्यादा एक्टिवेशन इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट। ये चीज यहां से क्लियर हो गई कि जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये जो एरिया है ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब एरिया इंक्रीज होने का मतलब क्या है, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है उनकी वैल्यू, उनके नंबर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। उनके नंबर्स इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इफेक्टिव कोलिजन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। और क्यों होता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ये चीज कहां से प्रूव हो रही है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रूव हो रही है। क्लियर है। आपसे कोई भी इस ग्राफ के बारे में बोर्ड के अंदर 12th क्लास के अंदर कोई नहीं पूछेगा कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जस्ट अगर आपसे पूछे क्यों होता है तो आप जस्ट वहां पर क्या बताओगे कि कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। और वो प्रूव कहां से हो रहा है, आपकी नॉलेज के लिए वो मैंने आपको बता दिया यहां से। क्लियर है कि जैसे ही हम वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाता है, इंक्रीज। यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का थ्रेशोल्ड एनर्जी से जो ज्यादा नंबर होंगे वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है। इस टेम्परेचर के लिए ये ग्राफ है और इसके लिए सिर्फ ये वाला ग्राफ है, ये वाला एरिया है T डिग्री सेल्सियस के लिए। क्लियर है। तो ये दो चीज क्लियर होगी। अब जो थर्ड चीज आती है अपने पास,
तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ थर्ड थिंग पे जाने से पहले, व्हेन वी इंक्रीज, नोट कर लेना, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर देन देयर इज increase in effective collision between reactant molecules, so rate of reaction also increase. क्लियर है? सभी को पता है अगर इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहां पर इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब जो थर्ड थिंग अपने पास वो क्या है कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। हर एक चीज यानी कि हमें पता है टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट वहां पर क्या रिलेशन के बीच में, यानी कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कितना रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा। टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, रेट कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। क्लियर? तो वहां पर एक 1889 के अंदर एक साइंटिस्ट था अरेनियस, उसने एक इक्वेशन दी जिसको हम बोल देते हैं अरेनियस इक्वेशन। उसने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, अरेनियस इक्वेशन। तो अब अरेनियस इक्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं। अरेनियस इक्वेशन क्या है अपनी, यानी कि यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बताती है, रिलेशन बताती है किसके बीच में, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आती है जिसको हम अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं, वो क्या है, K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। इस इक्वेशन को बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन को। इसके हम अनदर फॉर्म भी लिख सकते हैं मॉडिफाई करके, वो देखेंगे आगे। तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है, अरेनियस इक्वेशन, जो किसके बीच में रिलेशन बताती है, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट। क्लियर? तो अब यहाँ पर सभी टर्म को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, के क्या है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट, एक क्या है यहाँ पर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्लियर है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं, अब यहां पर बता देता हूं फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है, जस्ट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी फैक्टर हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड के अंदर कितना, एक सेकंड के अंदर 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर कितने, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हुए हैं, कितना वहां पर बाइनरी कोलिजन हुआ है। यानी कि अपने पास यूनिट वॉल्यूम है, उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर एक सेकंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हुए हैं, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी बार कोलिजन हुआ है, वही क्या कहलाता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्लियर है? जो किससे डिनोट करते हैं हम, ए से, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं। ये क्या है, यहां पर सभी को पता है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। टी क्या है, टेम्परेचर। और जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है जनरली हम क्या लेते हैं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यूनिट चेंज करेंगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाती है यहाँ पर। क्लियर है बात? तो अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर जो ये टर्म्स है इनका मीनिंग क्या है, ये चीज क्लियर हो गई। क्लियर है? अब यहाँ पर एक टर्म आती है e की पावर a अपॉन RT, ये किसके बराबर होता है, NE अपॉन NT। क्लियर है? ये किसको शो करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या है, NE का मतलब क्या है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है। क्लियर है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज एनर्जी इक्वल या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। जो NE है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज एनर्जी इक्वल या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, E। क्लियर है? और NT क्या है,
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी किसी रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी कि E की पावर माइनस ए अपॉन आर टी को हम क्या लिख सकते हैं, एन ई अपॉन एन टी। क्लियर है? यानी कि ये जो है, ये जो टर्म है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होती है। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या उसके बराबर होती है। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी। अब हम अपनी अरेनियस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यानी इस इक्वेशन की हेल्प से हम अगर हमें किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। अब मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर T1 के ऊपर जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, K1। टेम्परेचर T2 के ऊपर रेट कांस्टेंट है K2। सभी को पता है रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ क्या होती है, चेंज होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ये चीज क्लियर होगी। अब यहां पर मेरे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर है और दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट है। क्लियर है? ये वैल्यू गिवन है किसी भी रिएक्शन के लिए, और वो आपसे पूछे कि वहां पर उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करो, तो वो कैसे करेंगे। हम अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। कैसे करेंगे, अब मान लेता हूं मैं इस रिएक्शन का क्या लूं, नेचुरल लॉग लूं। तो ये क्या हो जाएगा, ln के इक्वल टू ln a, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस ए अपॉन आर टी। क्लियर है? ये इक्वेशन इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। जब मैं इस इक्वेशन का नेचुरल लॉग लूंगा, नेचुरल लॉगरिथम लूंगा, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ln के इक्वल टू ln a माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये पावर में है जो आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ln a माइनस ए अपॉन आर टी। अब ये इक्वेशन आ गई अरेनियस इक्वेशन की फॉर्म में, मॉडिफाई करके लिख दी। जब हमने इसका क्या लिया, नेचुरल लॉग लिया। क्लियर? अब यहां पर टेम्परेचर एट T1, टेम्परेचर T1 के ऊपर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ln K1, क्योंकि टेम्परेचर T1 के ऊपर रेट कांस्टेंट क्या है, K1। तो क्या ये इक्वेशन इस टेम्परेचर के ऊपर क्या बन जाएगी, ln K1 इक्वल टू ln A। ये क्या है, ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के लिए फिक्स होता है। और ये क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स होगी। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, जस्ट टेम्परेचर उसको क्या करता है, अचीव करने में हेल्प करता है। ये ध्यान से सुन लेना, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है इंटरव्यू के दौरान कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम रहेगी, बट वहां पर जो कोलिजन मॉलिक्यूल्स है, इफेक्टिव कोलिजन, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। इसकी वजह से उस एक्टिवेशन एनर्जी को अप्रोच करने में, उसको क्रॉस करने में हमें क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है ताकि वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर सके, क्रॉस कर सके, उस एनर्जी लेवल तक पहुंच सके। बट एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है टेम्परेचर के साथ। तो यहां पर क्या हो गया, ये गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर क्या है, T1। क्लियर है? एक इक्वेशन ये आ गई। क्लियर है? इसी प्रकार एट T2, टेम्परेचर T2 के ऊपर इक्वेशन क्या बन जाएगी, उसी रिएक्शन के लिए ln K2 इक्वल टू ln A, ये फिक्स रहेगा, E अपॉन आर T2। क्लियर है? यानी कि अपने पास कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन के ऊपर, उस रिएक्शन के लिए दो डिफरेंट टेम्परेचर गिवन है और दोनों डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट गिवन है, तो दो अरेनियस इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, देखना, मैं इक्वेशन 1 को 1 माइनस 2 कर लेता हूं। क्लियर है? तो यहां पर क्या इक्वेशन बनेगी अपने पास, ln K1, इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर रहा हूं तो क्या हो गया, ln K1 माइनस ln K2। क्लियर है? इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, ln A माइनस ln A, माइनस ln A, और ये क्या हो जाएगा, माइनस E अपॉन RT1, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि E अपॉन RT2। ये क्या हो गया, कैंसिल। ये क्या हो जाएगा, ln K1 माइनस ln K2, और ये क्या हो गया, A अपॉन RT1 प्लस E इक्वल टू A अपॉन RT2। क्लियर है?
यहां तक क्लियर हो गया। अब इस इक्वेशन को सभी को पता है ln x माइनस ln y क्या होता है, ln x अपॉन y, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा ln k1 अपॉन k2, और इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, EA RT2 EA RT1 लिख सकता हूं। EA और R क्या है, सेम, दोनों में कॉमन ले लूंगा, क्या हो जाएगा EA एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन R, ये क्या हो जाएगा 1/T2 1/T1 माइनस 1/T1, और ln k1 अपॉन k2, ठीक है। तो ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। अगर इसको और ज्यादा मॉडिफाई करना चाहें हम तो और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, ln k1 अपॉन k2 ये अपॉन r, और यहां पर क्या हो जाएगा t2 t1, और ये क्या हो जाएगा t1 माइनस t2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये अपने पास अरेंज्ड इक्वेशन की एक फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर अपने पास अगर कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर उसका रेट कांस्टेंट गिवन है, तो उसके लिए हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट रेट कांस्टेंट गिवन आ जाएगा, और वहां पर ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आर क्या है, ये तो फिक्स होता है रेट गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है 8.314 जूल पर केल्विन पर, क्लियर है। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई। अरेंज्ड इक्वेशन क्या होती है, यानी कि अरेंज्ड इक्वेशन क्या बताती है हमें, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन, और वहाँ पर किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्टिवेशन एनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि अगर अपने पास कोई रिएक्शन है, उसका डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो हम उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसके अंदर एक ग्राफ आता है, जनरली वो पूछ लेता अपने से कभी एग्जाम के अंदर, अपने पास log k वर्सेस 1/t के बीच में, यानी कि इसके बीच में ग्राफ रखो। अरेंज्ड इक्वेशन क्या अपने पास, ln k इक्वल टू ln a माइनस a अपॉन RT। तो हमें किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, log k और t के बीच में। तो यहाँ पे इसको log की फॉर्म में लिख लो, तो क्या हो जाएगा ये 2.303 log k, ये भी क्या हो जाएगा 2.303 log a, और ये क्या अपने पास माइनस EA अपॉन RT, क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x एक्सिस क्या माने हम, अगर log k माने तो इसको एक साइड ले लो, log k, ये क्या हो जाएगा log a, ये क्या हो जाएगा EA अपॉन 2.303 RT, क्लियर। इसको अगर मैं क्या मानूं, लीनियर इक्वेशन मानूं, यानी कि इसको अगर मैं y एक्सिस के लिए लूं और इसको क्या लूं mx प्लस c, तो यहाँ पर m क्या है, नेगेटिव है, यानी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ये अपनी लीनियर इक्वेशन होती है mx प्लस c, और ये क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट। हमें ग्राफ किसके बीच में चाहिए, log k वर्सेस 1/t, यानी कि इसके भी 1/t, इसके बीच में और इसके बीच में। तो ग्राफ कैसा आएगा उसको देखते हैं। ये log k ले लिया मैंने y एक्सिस के log, यहाँ पर 1/t ले लिया, क्लियर। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट है, यानी कि इंटरसेप्ट मान ले ये है अपने पास log a, बट जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव, यानी ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। तो ये किस टाइप का ग्राफ आएगा, इसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप अपने पास क्या हो जाएगा माइनस EA अपॉन 2.303 R, क्लियर। और एक्स एक्सिस के लोग क्या है 1/t। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो आज हमने क्या 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 स्टडी किया है कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ कैसे इंक्रीज होती है, और क्यों इंक्रीज होती है, अगर इंक्रीज होती है तो क्यों इंक्रीज होती है, ये सब चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि इस यूनिट के अंदर अपने पास अब 2 टॉपिक बचे हुए हैं। एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, और लास्ट टॉपिक है